Hello everyone, let's get started. Communication technology होती क्या है? It's a disclaimer, please. It is not for engineers. This class is not for engineers. You all are very well versed with communication technology. यहाँ मैं बहुत ग्रास रूट लेवल की बातें बता रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी साइंस पढ़ा नहीं अच्छे से, या इनको जो उनके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था ये. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो मैं कहूँ वो आप समझें, जो आप कह रहे हैं वो मैं समझूँ. उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. जो भाषा व्याकरण आप इस्तेमाल करें वो मेरे को आती हो, और जो भाषा व्याकरण मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपको आती हो. अच्छा हो दोनों की सेम हो. दूसरी बात, मीडियम क्लियर हो, उसमें कोई समस्या नहीं हो, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, कम्युनिकेशन क्या क्या प्रकार का हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकता है कोई साइन बताया जाए, सिग्नल बताया जाए, टेक्स्ट भेजा जाए, वॉइस भेजा जाए, इमेज भेजी जाए. और किसके द्वारा? वायर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स के द्वारा. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं: एनकोडिंग, डिकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन इज सुइटेबल वेव के ऊपर मैसेजेस को इम्पोज करना. एनकोडिंग का मतलब होगा, इमेजिन कीजिए ये चित्र है, अब उस चित्र को आप वैसे तो नहीं भेज सकते कि पूरा पूरा चित्र जा रहा है, सिग्नल्स के फॉर्मेट में जाएगा. तो इसको भेज सकने लायक फॉर्मेट में चेंज करना. भेज सकने लायक फॉर्मेट में चेंज करना. फिर डिकोडिंग. डिकोडिंग का मतलब है जो आया उसको समझना कि क्या भेजा गया है. फिर मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होगा, मान लीजिए आप एक एनवेलप को यहाँ जयपुर से दिल्ली भेज रहे हैं. दिल्ली में आपका कोई फ्रेंड रहता है या कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार ही है. अब इतने में बहन आई, उसने कहा भाई तो चिट्ठी तो भेज ही रहा है, मेरी भी एक चिट्ठी भेज दे इसी रिश्तेदार के पास इसी जगह पे. तो आप क्या करेंगे, उसी एनवेलप में कई चिट्ठियाँ डाल देंगे. तो यानी एक ही पैकेट में मल्टीपल इंफॉर्मेशन को लेके जाना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. जैसे हम मल्टीप्लेक्स सुनते हैं मल्टी स्टोरीज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ऐसा ही काम होता है. एक ही जगह पे कई सारे घर बन जाते हैं. फिर बात करते हैं 5G. 5G टेक्नोलॉजी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है. इसके लिए कुछ याद रखने लायक बात यह है कि 5G का स्टैंडर्ड किसने बनाया? जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ. फिर ये किसका प्रोडक्ट है? ये 3GPP नाम से एक प्रोजेक्ट था, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो मोबाइल दूरसंचार के लिए नियम बना रहा है, और भारत भी इसको फॉलो कर रहा है. तो यदि 3GPP की फुल फॉर्म आ जाए, 5G इज इंटरकनेक्टेड, तो 3GPP कनेक्ट होगा. फिर ये किसका पहला ट्रायल कौन सी कंपनीज ने किया? एयरटेल ने और हुआवी ने मिलकर किया गुरुग्राम में. लेकिन जब इसकी स्पेक्ट्रम की हम नीलामी कर रहे थे तो हमने हुआवी को इसे बाहर रखा. इसमें खासियत क्या है? अपलिंक विल बी ऑफ 10 Gbps एंड डाउनलिंक विल बी ऑफ 20 Gbps. ये क्या डिफरेंस है? आपने देखा होगा जब आप कोई मेल अटैच करके भेजते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है, और जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है. तो ये तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मैं कहूँगी कि फैसिलिटी है. तो 5G के द्वारा आपको क्या मिलेगा? 10 Gbps की अपलिंक स्पीड और 20 Gbps की डाउनलोड स्पीड. यहाँ B का मतलब है स्मॉल b. स्मॉल b यानी बिट्स, और कैपिटल B का मतलब होगा बाइट. एक बाइट में 8 बिट होती हैं. आगे चलते हैं. 5G के अंदर है क्या चीज़? 5G के अंदर सपोर्टेड है 8 लेयर्स का समानांतर या पैरेलल ट्रांसमिशन. तो समझिए कि जहाँ पहले सिर्फ आपको एक लेयर पे ट्रांसमिशन मिल रहा था, वो 8 लेयर्स मिल रही हैं. तो बहुत वैरायटी का डेटा और बहुत स्पीड से जाएगा. अगला क्या है? 5G से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स अक्सर सुनते हैं. 5G लॉन्च होते ही क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगी, IoT मिलेगी, AI मिलेगी. क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? का मतलब है, अपनी रियल लाइफ से सोचिए, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो क्या आप एरोप्लेन खरीदते हैं, या आप बस खरीदते हैं, ट्रेन खरीदते हैं? नहीं, हम किसी और के द्वारा दी गई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, और जितना हमने यूज़ किया उतने का पेमेंट करते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसी फिलॉसफी में बिलीव करता है, जिसमें
बड़े बड़े रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूसेज हैं, पे पर यूज़ कीजिए, यानी जितना आपने इस्तेमाल किया उतना ही पेमेंट कीजिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत टाइप के रिसोर्सेज देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी, स्टोरेज फैसिलिटी भी, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ भी, और उसमें से जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना पेमेंट कीजिए और सर्विस को यूज़ कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस अभी तक ये थे कि अच्छी स्पीड नहीं आती थी, सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। 5G से वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्रिमेंडस डेवलपमेंट होगा। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने श्री अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें लॉयड के एसी को वो किसी सुदूर जगह से बैठे हुए भी कमांड करते हैं और ऑपरेट हो जाता है। सो इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ IoT, यानी डिवाइसेस में को आपको इस प्रकार से इंटरकनेक्ट करना है कि आप उनको इंटरनेट से कंट्रोल कर पाएँ। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिवाइसेस को सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से और कुछ प्री फेड इंफॉर्मेशन से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो समझ पाएँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं और डिसीजन कर पाएँ। आगे चलते हैं। इट वॉज नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2018। अब हमें इसके बहुत सारे उद्देश्य याद नहीं रखने हैं, सिर्फ 3 टर्म्स याद रखिए। 40 लाख लोगों को रोजगार देना है, 8% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन तक टेलीकॉम को लेके आना है, और 100 बिलियन USD का हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। ये इसके 3 लक्ष्य थे। आई रिपीट, 40 लाख रोजगार, 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और GDP में कंट्रीब्यूशन को 8% तक राइज करना। नेक्स्ट है, इसमें 3 सब मिशंस हैं, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया। आई रिपीट, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया। आपसे सवाल कैसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सब मिशन नहीं है, तो यानी इसका उप मिशन नहीं है, तो कोई एक और नाम इंक्लूड कर देंगे और वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कनेक्ट, प्रोपेल और सिक्योर। अगली बात करते हैं ट्राई, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में है। तो ट्राई एक्ट के 1997 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, और उसके अभी करंट जो चेयरमैन हैं वो श्री PD वाघेला जी हैं, और ट्राई के चेयरमैन बनने की एलिजिबिलिटी एज है वो है 5/65, विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट इज, आपने खूब सुना होगा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये है क्या? उससे पहले देखते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था, सेकंड उसमें क्या हुआ था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या। फर्स्ट में क्या हुआ था? मैकेनाइजेशन किया गया, जिसको हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं और बुक्स में पढ़ते हैं। क्या किया गया? स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया, पानी के पावर को इस्तेमाल किया गया, और जो काम अभी हाथों से हो रहे थे वो मशीनों से करने की कोशिश की गई। ज़्यादातर रेवोल्यूशन किस में हुए? कपड़े में, जैसे स्पिनिंग के लिए, गिनिंग के लिए मशीनें बनाई गई। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए ऑटोमेटिकली बोने वाली मशीनें बनाई गई, काटने वाली मशीनें बनाई गई। बहुत सिंपल मशीनें थी, लेकिन वो अपने आप में एक चमत्कारिक कदम था। इवन कई जगह जो बहती हुई धारा के पानी का पावर को इस्तेमाल करके चीज़ों को मैकेनाइज किया गया। वो था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकंड होगा जिसमें मास प्रोडक्शन किया जाए और विद्युतीकरण किया जाए चीज़ों का, और बिजली की चीज़ों को, मशीनों को इस्तेमाल किया जाए। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे, IT पे और मोबाइल रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया गया था। फोर्थ इससे थोड़ा सा और आगे है, क्योंकि यहाँ मोबाइल और IT लॉन्च हो चुके हैं, तो फोर्थ में हमें इससे आगे सोचना चाहिए। आगे क्या होगा? बिग डेटा पे फोकस है, AI पे फोकस है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, ऑगमेंटेड रियलिटी पे, ऑटोमेशन पे और सिस्टम इंटीग्रेशन पे। यहाँ शायद आपके लिए एक नई टर्म होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स में या किसी वीडियोस में, इतने बड़े बड़े आँखों के ऊपर अलग सा बॉक्स लगा करके कुछ देख रहे होते हैं। तो या आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं, यदि आप उन डिवाइसेस को पहनते तो आपको फील होता है कि मेरे जो आसपास की रियलिटी है वो डिफरेंट है, यानी मैं किसी और ही एनवायरनमेंट में आ गया हूँ।
तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दो की टर्म्स हैं। वर्चुअल वो है आभासी दुनिया और ऑगमेंटेड वो है जैसे पोकेमोन गो गेम था, तो वो गेम क्या करता है, आपके आसपास की चीज़ों में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉपअप दिखाता रहता है। तो वो एग्जांपल ऑगमेंटेड रियलिटी की है। बिग डेटा, फेसबुक का जो डेटा है वो बिग डेटा है क्योंकि बहुत वॉल्यूम वाला डेटा है। इवन गूगल का डेटा, जो बड़ी बड़ी IT जाइंट कंपनीज हैं, उनका डेटा बिग डेटा है। आधार का डेटा भी बिग डेटा है, यानी साइज में, वॉल्यूम में डेटा और उसकी प्रोसेसिंग, ये इसके फोकस रहेंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कहा कि इंडिया विल लीड इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी क्लॉज श्वाब ने 2016 में, और श्वाब कौन थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर थे। आगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। होता क्या है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हो और जो हर एक एनिमल है उसकी बहुत सारी वैरायटी हो, तो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। फॉर इंस्टेंस, किसी एक जगह में बहुत सारे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरियां बहुत सारी हों और कुत्ते के भी 20 प्रकार की प्रजातियां हों, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज, ये 3 प्रकार की होती है, स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज़ का मतलब एक जगह पे कितने प्रकार के जानवर हैं। दूसरा, जेनेटिक का मतलब एक ही प्रकार के जानवर में अलग अलग विविध किस्में। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब किसी एक जगह पे भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों की वजह से क्या क्या एडेप्टेशंस हुए हैं, वो उसकी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज, भारत में डाइवर्सिटी है कितनी? तो भारत में विश्व के करीब 2.4% लैंड है और 7 to 8% बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये टर्म है जो हमारे बोर्ड की बुक्स में भी है और बायोडाइवर्सिटी के कॉइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हॉटस्पॉट हैं क्या? ये नॉर्मन मेयर की संकल्पना है, उनका कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने 1999 में दिया, और पूरे वर्ल्ड में 34 आज के दिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ही स्टार्टेड विद 25 ओनली। भारत में 4 हैं, या मैंने 3 लिखे, चौथा है सुंडालैंड। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा रीजन और चौथा है सुंडालैंड। सुंडालैंड में थोड़ी सी लैंड ऑफ निकोबार आइलैंड्स आती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने का क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया है कि उस जगह पर रहने वाली प्रजातियों में से 0.5% प्रजातियां एंडेमिक हों और कम से कम 1500 प्रकार की प्रजातियां रहती हों। दूसरा, 70% क्षेत्र जो है वो र्यूंड हो गया हो, बर्बाद हो गया हो बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, यानी मानवीय कृत्यों के कारण वो खराब हो गया हो। अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत अभी कुछ समय पहले हुआ और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। तो जब चिपको पढ़ा तो खेजड़ली भी पढ़िए, और जब खेजड़ली पढ़ रहे हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पढ़िए। आपके पास मैच द फॉलोइंग वाले आ सकते हैं, जैसे नर्मदा के लिए मैडम मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के लिए, खेजड़ली में अमृता देवी। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने पढ़े। अब है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अनुसार राजस्थान में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, राजस्थान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। ये 5 नाम हैं इसके, याद ही रख लीजिए। आकलवुड फॉसिल पार्क, केवड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंड उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर, छापोली मनसा माता झुंझुनू। ये 5 ही हैं। इनमें से कोई पूछा जा सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरा ये कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर्स है भोपाल में, और इसकी एक बेंच न्यू दिल्ली में बैठती है। IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा काम करते हैं। ये 1968 में बना और ये रेड डेटा बुक निकालता है। रेड डेटा बुक 1972 से आ रही है, 1972 से आ रही है, और ये 5 कैटेगरीज में सारी स्पीशीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करता है। ये 5 स्पीशीज़ के लिए जो निमोनिक है वो है ईवरी, EEVRI।
ई स्टैंड्स फॉर एक्सटिंक्ट, जैसे डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई मॉरिशस से, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए पूरे अर्थ से ही, उसी प्रकार से एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड में सर्पगंधा, हिपोपोटेमस चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो। फिर है वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब इनकी संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, एक्सटिंक्ट मतलब धरती पे है ही नहीं, एंडेंजर्ड मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, बहुत गड़बड़ है। फिर वल्नरेबल का मतलब उतनी बुरी नहीं है लेकिन फिर भी इनको संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे कोबरा, ब्लैक बक यानी कृष्ण मग, फिर याक, नीलगिरी लंगूर, ये सब कुछ। फिर है रेयर, रेयर का मतलब संख्या में बहुत कम बचे हैं, कहीं कहीं दिखते हैं, वो है रेड वुल्फ, हिनान, गिबन। और पांचवी कैटेगरी है इनसफिशिएंटली नोन, यानी जिसके बारे में भी डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है। फिर इनके कंजर्वेशन के प्रयास कैसे होते हैं, तो एक तो करते हैं इन सिटू, इन सिटू मतलब स्वस्थाने, जो जहाँ मिलता है वहीं प्रिजर्व कर लो, तो जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे कि सेंचुरीज। और फिर एक होता है एक्स सिटू यानी बाह्य स्थाने, जो जहाँ था उसको वहाँ से उठा के लेके जाओ और कहीं और बचा के रखो, जैसे कि जू, बायोलॉजिकल पार्क, सीड बैंक, जीनोम बैंक एटसेट्रा। आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम और उनके कौन से स्टेट में वो हैं और वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध हैं वो ज़रूर देखने चाहिए। इस सिलेबस में एक वो था ब्लड एंड RH फैक्टर। ब्लड के जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप होते हैं O, A, B और AB। और इन चारों कैटेगरीज के जो ब्लड हैं उनमें हम साथ में पढ़ते हैं प्लस और माइनस फैक्टर, यानी O प्लस, O माइनस, A प्लस, A माइनस, B प्लस, B माइनस और AB प्लस और AB माइनस। हम यहाँ इस जगह पढ़ेंगे RH फैक्टर का। जो प्लस और माइनस वाला फैक्टर है क्या है, ये मेरे मेंस के नोट्स का एक स्क्रीनशॉट है। RH फैक्टर मकाका रीसेस नाम का एक बंदर था, उससे आइडेंटिफाई किया गया। किसने किया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। फिर सुनिएगा, RH फैक्टर की खोज की लैंडस्टीनर और वीनर ने, और किससे? मकाका रीसेस नाम का एक बंदर था उससे। RH फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल e और e। आप इसको याद करने का तरीका ये है कि C, D, E, C के 2 प्रकार, D बीच में अकेला और E के 2 प्रकार। D अकेला है इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो D इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज एक्सट्रीमली इम्यूनोजेनिक। तो बस ये कि प्रकार कितने हैं? 5, C, D, E, C के 2 प्रकार, D और E के 2 प्रकार। फिर RH फैक्टर के प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस उससे पे डिपेंड करेगा कि ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा। यानी यदि किसी के ब्लड में RH फैक्टर नहीं है और आपने उसको RH प्लस वाला दे दिया तो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा मतलब वाइस वर्सा एज वेल। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन बनता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है और बिलीरुबिन बनाता है, और ये बिलीरुबिन क्या है? ये हार्मफुल टू लिवर और स्प्लीन है, और इसी की वजह से जॉन्डिस होता है। जैसे जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, जो पीले पीले दिखते हैं, उनको डॉक्टर कहता है कि टेस्ट करवाइए, तो ये बिलीरुबिन की मात्रा निकल के आती है उस टेस्ट के अंदर। तो ये समझ लीजिए कि RH फैक्टर किसके लिए उत्तरदायी है? ब्लड के एक्यूमुलेट होने से या कोएगुलेशन से, और उससे क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है, और ये लिवर के लिए और स्प्लीन के लिए हानिकारक है। फिर एक विशेष बीमारी का नाम हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है। उस बीमारी में होता क्या है? यदि मदर RH माइनस है और प्लस फादर का जो फैक्टर है वो RH पॉजिटिव फैक्टर है, तो इस पर्टिकुलर केस में RH प्लस फीटस, फर्स्ट बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो सेकंड बच्चा होगा उस केस में वो सीवियर एनीमिया का शिकार हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। यदि मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, फर्स्ट चाइल्ड में इश्यूज नहीं होते, सेकेंड चाइल्ड में वो एक सीवियर एनीमिया का पेशेंट हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसको करने के लिए करते क्या है? बच्चे का जन्म होते ही उसको anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाते हैं। इसको कहा जाता है रोगम। इस इंजेक्शन का नाम है रोगम। RH फैक्टर को
सिलेबस में डालने के पीछे मेरे ख्याल से लगता है कि यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। क्या, किससे ढूंढा, किसने ढूंढा, तो किससे ढूंढा, मकाका रीसिस बंदर से ढूंढा। किसने ढूंढा, लैंडस्टीनर और वीनर ने ढूंढा। कितने प्रकार, 5 प्रकार, सी डी ई, सी के 2, ई के 2, डी अकेला। डी सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा परेशानी करने वाला है। फिर RH प्लस और माइनस इस प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो परेशानी क्या होगी, लिवर और स्प्लीन पे परेशानी होगी बिलीरुबिन के कारण। और इस रोग का क्या नाम है, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस, ये चेंजेस है, हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ते हैं जिसमें संख्या डिपेंड करती है। जैसे जो पादप जाति है वो सारे के सारे खुद खाना बनाते हैं तो इनको बोलते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। जो हर्बीवोर्स हैं यानी शाकाहारी जीव हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उन हर्बीवोर्स को खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता। और इसी प्रकार से तृतीयक है, मनुष्य जो है तृतीयक पे आता है, दोनों प्रकार की चीज़ें खा लेता है। जब मरीन लाइफ होती है यानी ओशन लाइफ होती है इसमें उल्टा होता है। आप देखेंगे कि यहाँ उत्पादक ज़्यादा हैं, उपभोक्ता कम हैं, लेकिन ओशन में उल्टा होगा। थोड़े से अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन पे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स है। फिश वर्ल्ड उसी पे डिपेंड करता है। फिर सेकेंडरी और टर्शरी, तो ऐसे जो पिरामिड्स हैं जो शो करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच का कोरिलेशन, उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, वो होता है किसी भी पर्टिकुलर समय पे किसी भी जगह पे रहने वाली जो स्पीशीज़ है उनकी संख्या में जो परिवर्तन है यदि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2 प्रकार का होता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले कभी था ही नहीं और नया आया है, नई कॉलोनी बसाई है, जैसे रॉक्स के ऊपर। दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, मान लो आग लग गई, जंगल नष्ट हो गया और उसके बाद में नई कॉलोनीज बसें। मैंने बहुत लंबा टाइम आपका ले लिया है, बची हुई स्लाइड्स का मैं एक और छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगी। आज का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, सो आई डिड नॉट गो वेरी फास्ट अबाउट इट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।